हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और राष्ट्रपति का पद अवधि क्या होता है और राष्ट्रपति का क्या शक्तियाँ होती है, राष्ट्रपति कैसे कार्य करता है। तो हम लोग और बहुत सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल जो राष्ट्रपति से संबंधित है उन सभी अनुच्छेदों को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो आर्टिकल 54, 55, 71 और 62 ये निर्वाचन से संबंधित कुछ आर्टिकल्स हैं। तो देखिए आर्टिकल्स 52। तो ये आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत में राष्ट्रपति होगा या नहीं, या किससे पता चलता है, तो आर्टिकल 52 से पता चलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला है कि आर्टिकल 53 कहता है, देखिए गौर से सुनिएगा क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार, किसके अनुसार, संविधान के अनुसार, स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह से करेगा। जैसा कि आर्टिकल 74(1) में दिया गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों का, शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री के सलाह से करेगा और मंत्रिपरिषद के सलाह से करेगा। तो इसी प्रकार यहाँ दिया है क्या कि संविधान के अनुसार, मतलब आर्टिकल 74(1) के अनुसार। तो आगे देखते हैं आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। तो देख लेते हैं निर्वाचक मंडल में कौन कौन निर्वाचन में भाग लेता है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में इसको ए, बी और सी करके तीन हिसाब से देखते हैं, ए, बी और सी करके देखते हैं। तो ए में देखते हैं कि इसमें है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मतलब संसद में राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद बनता है। तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित को याद रखना है, मनोनीत सदस्य मतदान नहीं करते हैं। जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, वो राष्ट्रपति के मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार देखिए कि 233 निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य, ये दोनों मिला के 776 हैं जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आगे है कि 28 राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो 28 राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भी मनोनीत नहीं लेते हैं, निर्वाचित लेते हैं। वैसे भी एंग्लो इंडियन के लिए जो मनोनीत का प्रक्रिया था, मनोनयन का प्रक्रिया, वो तो समाप्त हो चुका है। तो 28 राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें विधानमंडल में विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद जैसे यूपी है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और बिहार है। ऐसे 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो कौन लेते हैं? 28 राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सी में देखेंगे कि इसमें दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी में क्या है? विधानसभा है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ विधानसभा का गठन 69वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। तो ये दोनों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन किसको देखें। संसद में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, 28 राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में रहेगा गलत रहेगा, क्योंकि जो ऑप्शन होते हैं उसमें दिया जाता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेते हैं। तो गौर से देख लेना है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, 28 राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो देख लिए हम लोग।
अब निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में दिया हुआ है कि कैसे निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन की प्रक्रिया किस में दिया हुआ है, अनुच्छेद आर्टिकल 55 में दिया हुआ है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो क्या याद रखना है, भारत में निर्वाचन का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, क्योंकि जो चुने हुए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति को चुनते हैं। डायरेक्ट जनता द्वारा मतदान के तहत इसका चुनाव नहीं होता, इसलिए इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम होता है, जो आगे हम लोग समझेंगे कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, आगे हम लोग समझेंगे। तो किसके तहत होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अप्रत्यक्ष और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत होता है। तो कैसे मतदान में भाग लेते हैं और मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, तो देख लेते हैं। तो विधायकों का मत मूल्य बराबर होता है। जैसे कोई यूपी या बिहार है तो बिहार का जो भी हो 245 243 जितने भी विधायक हैं, तो एक विधायकों का मत मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की टोटल जनसंख्या बल्कि विधायकों की संख्या। तो किसी भी राज्य की अगर 10 लाख जनसंख्या है तो 10 लाख जनसंख्या बट्टे 100 विधायक है तो 100 विधायकों की संख्या दे देंगे। तो एक विधायकों का मत मूल्य निकालने के लिए दोनों कट जाएगा तो कितना 10 हो जाएगा। एक विधायकों का मत मूल्य इतना हो गया। तो किसी भी राज्य के विधायकों का मत मूल्य इस प्रकार, और अगर संख्या बड़ा होता है तो उसको 1000 से कर देते हैं। इसी प्रकार अगर सांसदों का मत मूल्य निकालेंगे तो सांसदों का मत मूल्य कुल विधायकों का मत मूल्य बटे सांसदों की कुल संख्या। अब इसमें कुल विधायकों का मत मूल्य बराबर क्या है कि टोटल पूरे देश में करीब 4093 विधायक है। तो टोटल विधायकों का मत मूल्य बटे सांसदों की कुल संख्या होता है। जैसे सांसदों की कुल संख्या कितना है, 543 है। तो इसको जो भाग देके जो भी निकलेगा हमको वो हो जाएगा एक सांसदों का मत मूल्य। और ये जानना यहाँ ज़रूरी हो जाता है कि जिस राज्य की जनसंख्या जितना अधिक होगा वहाँ के विधायकों का मत मूल्य उतना ज़्यादा होगा। जैसे सिक्किम है तो छोटा राज्य है, तो वहाँ के कम जनसंख्या पे वहाँ एक विधायक चुने जाते हैं, तो वहाँ के विधायकों का मत मूल्य कम होता है। अब राष्ट्रपति आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि कितना है, 15,000, और 50 सदस्य अनुमोदन कर देता है और 50 सदस्य प्रस्तावक होना चाहिए। राष्ट्रपति में चुनाव लड़ने के लिए प्रतिनिधि में तो उसको 50 सदस्य जो लोकसभा राज्यसभा होते हैं उनके 50 सदस्य उनको अनुमोदित करता है और 50 सदस्य उनका प्रस्तावक होता है। तो चुनाव में लड़ने के लिए इतना का होना चाहिए। आगे इसका प्रक्रिया देख लेते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल मतलब एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत चुनाव कैसे होता है। तो देखते हैं कि जो हम लोग सांसद का चुनाव करते हैं, मतलब एमपी और एमएलए का चुनाव करते हैं, इसमें कैसे क्या होता है कि जो पहले मतलब जैसे अगर 3 ए और बी और सी 3 चुनाव लड़ रहा है तो इसका मत प्रतिशत जो भी हो, कोई 20% लाया, कोई 30 लाया, कोई 40% लाया, तो 40% वाला चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि इसमें पहले खंबा चुने की प्रक्रिया होती है। इसमें 20, 30, 50 से 40 से कोई मतलब नहीं, जो ज़्यादा लाया वो जीत जाएगा। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें क्या होता है कि आपको 50% +1, मतलब अगर 100 वोट है तो 100 का 50% +1 लाना ही होगा, नहीं तो चुनाव प्रत्याशी चुनाव मतलब जीत घोषित नहीं होगा उनका। तो देख लेते हैं कि इस तरह से कैसे चुना जाता है। जैसे अगर ए और बी और सी 3 कैंडिडेट चुनाव में मैदान में है तो जो भी सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जो भी वोटर्स होते हैं वो वोट देने के लिए जैसे जाते हैं तो ए और बी सी तीनों को वोट देते हैं। बस इसमें क्या है कि वरीयता क्रम दर्शा दिया जाता है कि जैसे हम अगर सी को पहला प्रेफरेंस देते हैं तो ए को दूसरा देते हैं, बी को तीसरा प्रेफरेंस देते हैं,
इसी टाइप से ए को कोई 1 दिया, कोई बी को 3 दिया, कोई सी को 2 दिया, तो अपने अपने वरीयता के हिसाब से तीनों को वोट देना होगा, सभी कैंडिडेट, तीनों कैंडिडेट को। और वरीयता के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले वरीयता क्रम की अगर गिनती करेंगे तो सी को वरीयता क्रम 1 वाला 36 वोट मिला, बी को 35 मिला और ए को 29 मिला। तो तीनों में देखेंगे कि कोई भी 50% +1 हासिल नहीं कर पा रहा है। तो इस हिसाब से जिसको कम वोट प्राप्त होगा, जैसे ए को कम वोट मिला है वरीयता कम पहले वाला, तो ए को हटा दिया जाएगा। और आगे पहली वरीयता में जैसे ए की 29 वोट में द्वितीय वरीयता क्रम में देखा जाएगा कि बी और सी में किसको कितना वोट मिला है। तो ए का जो पहले के बाद सेकंड वरीयता क्रम बी में दिया होगा, उसमें देखा जाएगा कि बी और सी में किसको ज़्यादा वोट मिला है। तो सेकंड वरीयता में बी और सी को, जैसे बी को अगर 10 वोट मिला है, सी को 19 वोट मिला है, तो इसका वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा। 19 सी का सी में ट्रांसफ़र हो जाएगा और बी का बी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसका 45 हो गया, इसका 55 हो गया। तो ये 50% से ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार सी चुनाव जीत जाएगा। और सी किस प्रकार चुनाव जीता, तो द्वितीय मतलब दूसरे चरण की गणना के बाद चुनाव जीता है। अमूमन ऐसा होता है कि पहले चरण में ही 50% +1 वोट प्राप्त कर लेता है। अभी तक में आगे देखते हैं कि अगर पहला वरीयता, यहाँ भी लिखा हुआ है कि अगर पहला वरीयता क्रम में कोई प्रत्याशी वैध मतों का 50% +1 प्राप्त नहीं कर पाता है, तो द्वितीय वरीयता क्रम की गणना की जाती है एवं सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी का सेकंड मत को ट्रांसफ़र हो जाता है। ऐसा भारत में पहली बार वीवी गिरी के काल में हुआ है, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी हार गए थे। तो द्वितीय क्रम की गणना भारत में पहली बार हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी, वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी हार गए थे और वीवी गिरी चुनाव जीत गए थे। तो याद रखना है कि द्वितीय चरण की गणना किसके काल में हुआ, वीवी गिरी के काल में। आगे है अनुच्छेद 71, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा। अनुच्छेद 71 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा। मतलब अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी मामला, चुनाव से संबंधित मामला हो, तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगा। और आगे है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव को असंवैधानिक घोषित करता है, तो उसके पूर्व के निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तो तब तक जो भी कार्य किया होगा उस पर अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आर्टिकल 62 में कहता है कि राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति के 1 माह पूर्व नए राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जानी चाहिए। मतलब है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो उसके कार्यकाल समाप्त होने से 1 माह पूर्व ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जानी चाहिए। अगला है पदावधि। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपना पद ग्रहण करेगा। पद ग्रहण करने की तिथि से, मतलब जिस दिन से राष्ट्रपति पद ग्रहण किया उस दिन से राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपना पद धारण किए रहेगा। शपथ की तिथि से नहीं, मतलब जैसे आज अगर पद ग्रहण किया, चुनाव जीत गया, तो आज से 5 वर्ष तक रहेगा, न कि शपथ जिस दिन ग्रहण किया उस दिन से। वह तब तक अपना पद पर बना रहेगा जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन न हो जाए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, तो कब तक बना रहेगा राष्ट्रपति अपने पद पर, जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन न हो जाए। अगर बाय द वे कि कोई किसी कारणवश राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है कुछ समय के लिए, तो फिर भी राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति की 5 वर्ष पूर्व भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना गया
तो 5 वर्ष तक राष्ट्रपति रहेगा ही। उससे पहले भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया है जो आर्टिकल 61 में दिया हुआ है, जिसके तहत उसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लिखित या मौखिक रूप से किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लिखित या मौखिक रूप से किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 57 में है, पुनर्निर्वाचन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अब तक सिर्फ राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। मतलब कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए भारत में कितनों बार निर्वाचित हो सकता है, ये ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी एक बार पूछा गया था। तो जितनी बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अब तक सिर्फ राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति का योग्यता क्या है। तो राष्ट्रपति की योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, अब वो पंजीकृत भी हो चाहे जन्म से नागरिक हो ना हो। तो जैसे नागरिकता प्राप्त करने का बहुत सारा तरीका है कि कोई भी भारत में नागरिकता, तो कोई जन्म से नागरिक हो तो भारत का नागरिक ही होगा, लेकिन जो पंजीकरण के तहत नागरिकता प्राप्त किया हो भारत का, तो वो भी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जन्म से जो नागरिक है वही होगा। तो उसका 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा में निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। किसमें? राज्यसभा नहीं है यहाँ, लोकसभा में। तो राष्ट्रपति के लिए योग्यता, पहला तो नागरिक हो, चाहे पंजीकृत हो या जन्म से हो, 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, लाभ के पद पर न हो, लोकसभा में निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। अगला है कि राष्ट्रपति का शपथ। तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है संविधान की रक्षा की। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये याद रखना है। महाभियोग है, तो महाभियोग किस में है? अनुच्छेद 61 में है महाभियोग, जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। नोट है यहाँ पे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, CAG, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सभी जज की भी महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। तो ये भी याद रखना है कि और महाभियोग के तहत किस किस को महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी जज हो गए। महाभियोग की प्रक्रिया से इन सबको हटाया जाता है। अब है कि राष्ट्रपति महाभियोग कैसे चलता है, कैसे महाभियोग की प्रक्रिया क्या होता है। तो यहाँ देखिए, 5 वर्ष में सिर्फ एक बार महाभियोग लाया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी महाभियोग लाया जा सकता है। तो क्या है कि 5 वर्ष में सिर्फ एक बार महाभियोग की प्रक्रिया लाया जाएगा राष्ट्रपति में, वो भी रोज़ लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं भी लाया जा सकता है। तो कैसे लाया जाएगा? यदि लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी 1/4 सदस्य लिखित रूप से अध्यक्ष को दे दे एवं लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष इसे स्वीकार कर ले, तो महाभियोग की अनुमति मिल जाएगी। अध्यक्ष अस्वीकार भी कर सकता है। तो क्या कहा गया कि दोनों सदन में से जिस सदन में भी महाभियोग की प्रक्रिया लाया गया हो, 1/4 सदस्य लिखित रूप से अध्यक्ष को सौंपे और वह स्वीकार कर ले, तो महाभियोग चलाया जा सकता है। इसके पश्चात राष्ट्रपति के पास 14 दिन के पूर्व सूचना पर राष्ट्रपति को भेजा जाता है। तो मतलब अगर ये पारित वहाँ से हो जाता है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है कि आप पे महाभियोग लाया जा रहा है। चाहे तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं या फिर आप त्यागपत्र दे सकते हैं। अगर त्यागपत्र दे दिया तो कोई बात ही नहीं है, सीट खाली हो जाएगा और नया राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अगर नहीं दिया जाता है तो वो अपना पक्ष रखेगा। तो क्या करेगा? लोकसभा या राज्यसभा में फिर दोबारा, अगर राज्यसभा एवं लोकसभा क्या दिया है, दोनों 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। लेकिन आज तक भारत में ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या हो गया? स्वीकार कर लिया वहाँ पे। अब आगे क्या है कि लोकसभा अगर 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रक्रिया को पारित कर देता अपने सदस्यों का, तो फिर क्या होगा? ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति अपना पक्ष रखेंगे।
या नहीं तो राज्यसभा क्या करेंगे, 2/3 बहुमत से राज्यसभा भी अपना ये पारित कर देंगे। तो महाभियोग की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को इस तरह से हटाया जा सकता है। और ऐसा लेकिन भारत में आज तक कभी नहीं हुआ है कि किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया गया हो। तो देख लिए महाभियोग कैसे लगाया जाता है राष्ट्रपति पे। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति के 3 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है, कार्यपालक अधिकार, विधायी अधिकार और न्यायिक अधिकार। तो राष्ट्रपति की भी कुछ अपना अपना शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका, विधायी और न्यायपालिका संबंधित। तो देख लेते हैं कार्यपालिका संबंधित अधिकार में क्या क्या है। तो अनुच्छेद 53 में संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की सभी कार्यपालिकाई शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। इसी प्रकार 53(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है, मतलब जल, थल और वायु तीनों सेना के सर्वोच्च सेनापति होता है। यह कहाँ कहा गया है, 53(2) में कहा गया है। अब राष्ट्रपति को कुछ नियुक्तियां संबंधित अधिकार है, जिसमें राष्ट्रपति पीएम एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का नियुक्ति किया जाता है, न कि निर्वाचन, क्योंकि निर्वाचन तो प्रधानमंत्री एक संसद के रूप में होता है और जिस बहुमत दल का नेता होता है उसमें से बहुमत दल के नेता को पीएम या मंत्रिपरिषद का मुखिया चुना जाता है। तो वो इसको नियुक्त किया जाता है, चुना नहीं जाता है। आगे है निर्वाचन आयोग, CAG कंट्रोल ऑडिटर जनरल को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। निर्वाचन आयोग के सभी निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त, अदर। तो देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त 1 होता है और इलेक्शन कमीशन चुनाव आयुक्त 2 होता है। टोटल मिला के निर्वाचन आयोग में 3 होते हैं, जिसमें से मुख्य चुनाव आयुक्त और इलेक्शन कमीशन चुनाव आयुक्त तीनों को चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, SC के सभी न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश, सबको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सभी राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष जैसे एवं सदस्यों की नियुक्ति, मतलब सभी राष्ट्रीय आयोग, जितने भी राष्ट्रीय आयोग होते हैं सभी के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। UPSC का अध्यक्ष हो गया, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के, OBC आयोग के अध्यक्ष, इन सभी का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दूसरा है राजदूत एवं उच्चायुक्त। तो किसी भी देश में राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है एवं उच्चायुक्त। अब उच्चायुक्त किसे कहते हैं, राष्ट्रमंडल देश के अपने राजदूतों का आदान प्रदान उच्चायुक्त कहलाता है। जितने भी देश गुलाम थे, उपनिवेश थे, राष्ट्रमंडल में शामिल है, उनमें अगर कोई राजदूत भेजेगा, राजदूत का ही दूसरा रूप उच्चायुक्त है, तो वो उच्चायुक्त कहलाता है। तो उच्चायुक्त समझ गए, राजदूत की ही तरह होता है, लेकिन ये राष्ट्रमंडल देश में राजदूतों का कार्य करता है और राष्ट्रमंडल देश जब राजदूतों का आदान प्रदान करते हैं तो ये उच्चायुक्त कहलाता है। अब आगे है कुछ विधायी अधिकार है। हम लोग कार्यपालिका अधिकार पढ़ लिए। विधायी अधिकार अनुच्छेद 55 में विधायी अधिकार में कहा कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी सदन का सत्र आहूत कर सकता है, मतलब सत्र बुलाना, आहूत करना, सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है, सत्र की समाप्ति की घोषणा कर सकता है और लोकसभा का विघटन कर सकता है मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पे। अब देखिए, आर्टिकल 85 में कहा गया है कि भारत की राष्ट्रपति किसी भी सदन का सत्र आहूत कर सकता है, यानी सत्र बुला सकता है, या सत्रावसान कर सकता है। सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटन तीनों कर सकता है। कौन करता है, सत्र आहूत, सत्र बुलाता है या सत्र को ख़त्म करता है या विघटन करता है। तो ये आर्टिकल 55 में दिया गया है। किस में दिया है, आर्टिकल 55 में दिया गया। अब सत्र क्या होता है, तो सत्र 3 प्रकार का होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जो बजट सत्र होता है अप्रैल में बजट सत्र होता है, जून और सितंबर में मानसून सत्र होता है, नवंबर से जनवरी तक शीतकालीन सत्र होता है। 3 सत्र चलते हैं संसद में।
एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच का अंतराल 6 माह से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जो सत्र आरंभ होता है तो इसमें क्या कहा कि एक सत्र से, जैसे मानसून से शीतकालीन या मतलब के बीच में 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 86 में कहा गया है कि लंबित विधेयक पर किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है राष्ट्रपति, विशेष अधिवेशन बुला सकता है एवं विशेष अभिभाषण कर सकता है। 86 में क्या कहा है? लंबित विधेयक पर किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है, विशेष अधिवेशन बुला सकता है एवं विशेष अभिभाषण कर सकता है। कोई भी दोनों सदन में से कोई भी सदन में विधेयक लंबित हो तो उस पर सदन को संदेश भेज सकता है कि क्यों लंबित है, क्या मतलब है। 87 में है कि प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति संसद के प्रथम सत्र में सम्मिलित रूप से दोनों सदनों को संबोधित करेगा। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात मतलब जैसे 5 साल में आम चुनाव होता है, चुनाव हुआ, सरकार बना, तो उसमें क्या करेगा? राष्ट्रपति संसद के प्रथम सत्र में सम्मिलित रूप से राज्यसभा और लोकसभा के दोनों को बुलाकर आपस में संबोधित करेगा। जो संबोधित करने का मतलब है कि सरकार का जो मैनिफेस्टो होता है उनको पढ़ के सुनाया जाता है, तो दोनों सदनों को सम्मिलित रूप से संबोधित करेगा। और क्या है कि तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगा। तो कुल मिलाकर 5 बार करता है। जैसे एक बार तो आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति संबोधित करता है, और प्रत्येक वर्ष के शुरू में, जैसे 2024, 25, 26 जो वर्ष है उसके शुरू में प्रथम सत्र जो होगा उसमें राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा को आपस में संबोधित करेगा। अब है कि अनुच्छेद 108 जो संयुक्त अधिवेशन की है, तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 108 में है। अब इसमें क्या कहा गया? जब लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच किसी लोक महत्व के मुद्दों पर मतभेद उत्पन्न हो जाता है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। मतलब कोई लोकमत का मुद्दा है, जैसे अभी कृषि बिल था या भी और भी बहुत सारा कोई भी मुद्दा है, तो उस पर अगर राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद हो गया, पास नहीं हो रहा है बिल, तो राष्ट्रपति दोनों को संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, एक साथ दोनों को कर सकता है। लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इसको याद रखना है कि ये जो अधिवेशन है, जो संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा राष्ट्रपति, इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इम्पोर्टेंट है, संयुक्त अधिवेशन 2 विषयों पर नहीं बुलाया जाता है। मतलब संयुक्त अधिवेशन किस पे नहीं बुलाया जाएगा? धन विधेयक पे। अगर धन विधेयक मामला धन विधेयक से संबंधित है तो इस पर वोटिंग होगा, नहीं कुछ होगा। यह सिर्फ इसका लोकसभा को इसका अधिकार होता है, राज्यसभा इस पर सिर्फ सुझाव दे सकता है, इसके अलावा राज्यसभा कुछ भी नहीं कर सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन पे भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो लोकसभा में जो बहुमत दल का होता है, सत्ता पार्टी होती है, उनका ही वर्चस्व होता है, और लोकसभा में सांसदों की संख्या अधिक होती है राज्यसभा की तुलना में। और जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसमें 2/3 से पास करना होता है, तो कोई भी बिल पास हो जाएगा। इसी हिसाब से संविधान संशोधन में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। 2/3 अलग अलग पृथक रूप से राज्यसभा और लोकसभा में इसको बिल को पास होना आवश्यक हो जाता है। अब देखिए अब तक कितने बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, तो सिर्फ 3 बार अभी तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। दहेज अधिनियम 1961, बैंकिंग अधिनियम 1978, पोटा आतंकवादी रोधी अधिनियम था जो 2000 से 2001 में। तो कितने बार अभी तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है? तो 3 बार बुलाया जा चुका है। दहेज अधिनियम 1961, बैंकिंग अधिनियम 1978, पोटा आतंकवादी रोधी अधिनियम 2001। तो याद रखना है 3 बार। अगला है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में है अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यह कार्यपालिका क्या विधायी शक्ति है। इससे राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है जब तक संसद के किसी एक सदन का सत्र या दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो। जारी होने के तुरंत बाद ही यह लागू हो जाता है। इसमें क्या किया गया है कि या तो कोई एक सदन का सत्र नहीं चल रहा है राज्यसभा या लोकसभा में से, या तो फिर दोनों ही सत्र का सदन का सत्र नहीं चल रहा हो। तो जब दोनों सत्र या किसी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाया जाता है। और यह जिस वक्त लाया जाता है, जैसे अगर 10:10 में लाया गया रात्रि के, तो उसी वक्त से यह प्रभावी हो जाता है। और ये कानून के तौर पर जिस तरह से संसद द्वारा कानून बनाया जाता है और वो लागू होके जिस तरह से प्रभावी हो जाता है, उसी प्रकार ये उसी समय से प्रभावी हो जाता है। तो यह अधिकतम, अब देखिए कि ये तो आ गया, अध्यादेश तो आ गया, लेकिन इसका अवधि क्या होगा, कब तक ये काम करेगा। तो ये कहता है कि ये अधिकतम 6 महीना तक लागू रह सकता है, क्योंकि हम पढ़े हैं कि 2 सत्र का अंतराल 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 6 महीना तक ये लागू रह सकता है। 6 महीने के भीतर अध्यादेश पर सत्र बुला लेना चाहिए एवं सत्र प्रारंभ होने की तिथि से, अब सत्र प्रारंभ होने की तिथि से यहाँ लिखा है बाद वाले सत्र की तिथि, मतलब जैसे राज्यसभा 10 फरवरी को और लोकसभा 11 फरवरी को सत्र चालू हुआ, तो 11 फरवरी के से 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश पारित हो जाना चाहिए। अर्थात इसकी अधिकतम अवधि 6 मंथ प्लस 6 सप्ताह मतलब 7.5 मंथ हो गया। तो क्या कहा गया कि जैसे 6 महीना तक तो प्रभावी रहता है। अब जब सत्र स्टार्ट हो गया लोकसभा और राज्यसभा का, तो जो दोनों में जिसका सत्र लास्ट में स्टार्ट हुआ, जैसे 10 फरवरी और 11 फरवरी को राज्यसभा का स्टार्ट हुआ, तो आज से 6 सप्ताह के भीतर इनको पुनः पारित करवा लेना होगा, नहीं तो यह समाप्त हो जाएगा। और इस प्रकार अगर देखें तो 6 महीना और 6 सप्ताह, तो अध्यादेश की टोटल अधिकतम अवधि क्या हो गया, 6 महीना और 6 सप्ताह मिला के। 6 सप्ताह मतलब 1 महीना 4 सप्ताह का होता है, तो ये 1.5 महीना हो गया और वो 6 महीना हो गया, तो टोटल 7.5 महीना। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि अध्यादेश की अधिकतम सीमा अधिकतम कितना होगा, तो 7.5 हो जाएगा। और ऐसे ही अध्यादेश की कितने अवधि होती है, तो 6 महीना। अनुच्छेद 111 में देखते हैं क्या है कि वीटो है, राष्ट्रपति को वीटो प्राप्त है। तो कुछ देख लेते हैं क्या क्या है। तो 3 प्रकार के वीटो राष्ट्रपति को प्राप्त है। एक है अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और एक जेबी वीटो। तो अत्यंतिक वीटो में क्या है, इसमें राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति के लिए सुरक्षित रख लेता है। क्या करता है, अत्यंतिक वीटो में राष्ट्रपति विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है दोनों सदन से, वो राष्ट्रपति उनको क्या कर लेता है कि सुरक्षित रख लेता है अनुमति के लिए, और अनुमति नहीं देता है। ऐसा 2 सूरतों में करता है। कब कब करता है, तो करता है कि यदि सरकार अल्पमत में हो, जैसे अगर लोकसभा सत्ता चल रहा है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि अब सरकार अल्पमत में, मतलब सरकार गिरने वाला है, तो वो क्या करता है कि उनको अपने पास ही रख लेता है, अनुमति नहीं देता है। और या तो फिर वो विधेयक किसी गैर सरकारी विधेयक को, मतलब जो गैर सरकारी विधेयक जैसे कोई सत्ता के विपक्ष वाले लोग उस विधेयक को पेश किया हो, तो या तो गैर सरकारी विधेयक हो या सरकार अल्पमत में हो, तो 2 सूरत में क्या करता है, अत्यंतिक वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। अगला है निलंबनकारी वीटो, इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। अब क्या करता है कि निलंबनकारी वीटो किसे कहते हैं, कि जब राष्ट्रपति के पास विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है कि पुनर्विचार के लिए, दोबारा विचार करने के लिए वो विधेयक को लौटा देता है। लौटाने के बाद जब पुनः उसी प्रकार जिस प्रकार विधेयक को भेजा था
उसी प्रकार विधेयक को वापस कर देता है तो लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है, राष्ट्रपति को अनुमति देना होता है, नहीं तो विधेयक उसी प्रकार पारित मान लिया जाएगा जिस प्रकार दिया था। अगला है जेबी वीटो। इसमें न अनुमति देता है और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है। तो जेबी वीटो का प्रयोग में क्या होता है कि राष्ट्रपति इसमें न तो ही अनुमति देता है न ही पुनर्विचार के लिए वापस लौटाता है, अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रपति अपने पास रख लेता है। तो राष्ट्रपति अपने पास रख लेता है अनिश्चित काल के लिए विधेयक को। तो इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ज्ञानी जेल सिंह द्वारा डाक संशोधन विधेयक 1986 में किया गया था। तो जेबी वीटो का प्रयोग डाक संशोधन विधेयक 1986 में एक बार किया गया था। कहा गया था कि इससे प्रेस की स्वतंत्रता पे फर्क पड़ेगा, और उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ज्ञानी जेल सिंह जेबी वीटो का प्रयोग 1986 में पहली बार किया था। किसके संबंध में? डाक संशोधन विधेयक के संबंध में। उसमें कौन थे प्राइम मिनिस्टर? तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। अगला देख लेते हैं न्यायिक अधिकार है। क्या क्या है न्यायिक अधिकार? तो न्यायिक अधिकार है क्षमादान का अधिकार। तो क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, जिसमें 5 प्रकार के होते हैं: लघुकरण, परिहार, विराम, परिविलंबन और क्षमा। इस प्रकार से राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है किसी भी दोषी व्यक्ति को। तो क्षमादान की शक्ति कितने में है? आर्टिकल 72 में है। और सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की, तो राष्ट्रपति कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है आर्टिकल 143 के तहत। तो आर्टिकल 143 में दिया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेगा। राष्ट्रपति किसी भी लोक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट यह सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। कोई भी लोक महत्व का मुद्दा हो जिस पे राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से, परंतु यदि किसी संवैधानिक विषय या संविधान पूर्व संधि पर राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य होता है। अगर जो सलाह मांगा गया है वो कोई संवैधानिक मुद्दा है, संवैधानिक सब विषय है, तो उस पर राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देना बाध्य हो जाता है। आगे है कि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपातकालीन शक्तियाँ क्या क्या हैं राष्ट्रपति का, और जो भी उपराष्ट्रपति का प्रावधान होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।